हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 27 अक्टूबर करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आप इनको कवर कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आते हैं, आप इनको सबको देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जितने भी करंट से सवाल आते हैं, वो सभी के सभी आप वहाँ पे करके आ पाएंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। इनको ज़रूर से ज़रूर कवर कीजिएगा। गाइस, बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड में ग्रुप सी के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का प्रिपरेशन बैच चल रहा है, सबसे प्राइम बैच है ये आर सचिवालय का। सारी पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, फुल गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, तो इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए, इन सब में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सिस जेंडर पे। तो सिस जेंडर क्या है, यानी एक ऐसा टर्म है, जैसे कि जेंडर में हम मेल कहते हैं, फीमेल कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं, ऐसे ही एक सिस जेंडर भी है। तो टर्म सिस जेंडर इज यूज्ड टू डिफाइन पीपल हुज जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन मैच द आइडेंटिटी असाइन टू देम एट बर्थ। अब देखिए, सिस जेंडर कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब बताया जाता है कि बच्चा ये मेल हुआ है या फीमेल हुआ है। तो जो हम जेंडर बताते हैं और जो वो एक्सप्रेस करता है, तो जो बाद में बड़े होने के बाद जो वो चीज़ एक्सप्रेस करता है, हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हुआ तो वो लड़का हो, लेकिन उसके अंदर कुछ गर्ल्स वाली क्वालिटीज़ हों। तो यानी कि वो थोड़ा सा डिसओरिएंटेड है, यानी कि ओरिएंटेशन जो है उसका वो लड़कियों की तरफ है, गर्ल्स लुक में है, लेकिन है वो बॉडीली फिजिकली बॉय। तो ये जो चीज़ें होती हैं, यानी कि आपका ओरिएंटेशन कुछ दूसरी में चला जाता है, तो उसको हम LGBTQ कम्युनिटी कहते हैं। लेकिन सिस जेंडर वो है जो आपने जेंडर आइडेंटिटी उसको बताई, वही जेंडर आइडेंटिटी वो एक्सप्रेस भी कर रहा है। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न इट इज़ असाइंड अ जेंडर। सिंपल सी बात है, जब वो एक बच्चा पैदा होता है तब उसको उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, कि उसकी बॉडी को देख के, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ये बता दिया जाता है कि वो लड़का मेल है या फीमेल है, कि वो जो बच्चा हुआ है वो मेल है या फीमेल है। मैनी बिलीव दैट जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि कई लोग ये विश्वास भी करते हैं कि जेंडर अपना में एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि सोशली समाज ने बनाया है। एंड ग्रोइंग अप द चाइल्ड मे और मे नॉट कन्फर्म टू द बर्थ आइडेंटिटी। और जब बच्चा बड़ा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो बर्थ के समय पे उसको आइडेंटिटी दी गई हो कि तुम मेल हो या फीमेल हो, वही चीज़ें वो एक्सप्रेस भी करे। जब वो बड़ा होता चल जाएगा, उसकी समझ आती चल जाएगी। फॉर ट्रांसजेंडर पीपल देयर सेंस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डज नॉट मैच द वन असाइन टू देम एट बर्थ। तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए यही होता है कि जो जेंडर आइडेंटिटी उनको असाइन की जाती है जब उनका जन्म होता है, वो जेंडर आइडेंटिटी वो मैच नहीं करते जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। दस अ सिस जेंडर वुमेन इज अ पर्सन हु वॉज असाइंड फीमेल एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टू आइडेंटिफाई एज अ वुमेन। तो सिस जेंडर का मतलब ये है, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं, जिनका डिसओरिएंटेशन नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल सही है। अगर उनको शुरू में लड़की कहा गया था कि ये लड़की है, तो बाद में भी वो लड़की जैसी क्वालिटीज़ ही रखती है, वो अपने माइंड से भी लड़की है और बॉडीली भी लड़की होगी। इसी प्रकार से अगर कोई लड़का है तो वो बॉडीली भी लड़का होगा, और जो उसकी मेंटली है, मेंटली भी वो लड़का ही होगा। ऑन द अदर हैंड, अ चाइल्ड असाइंड फीमेल एट बर्थ कैन फील इट आइडेंटिफाइज मोर ऑथेंटिकली एज अ मैन एज इट ग्रोज अप। नेक्स्ट आता है चोलास के ऊपर। अगर हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये एंशिएंट हिस्ट्री से हम देखें तो न्यूज़ है कि जो चोला किंगडम है वो स्ट्रेस्ड अक्रॉस प्रेजेंट डे। अब देखिए, चोला किंगडम जो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो किस किस राज्यों में था, तो ये तमिलनाडु में था, केरला में था, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में था और कर्नाटका में था।
तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द चोलाज राइज एंड फॉल अराउंड 9 to 12th सेंचुरी एडी, अदर पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ द रीजन वुड ऑल्सो कम एंड गो। अब देखिए, जिस टाइम पे चोला का राइज हो रहा था, यानी कि चोलाओं का उत्थान हो रहा था, उदय हो रहा था 9 से 12th सेंचुरी के आसपास, कुछ और पावरफुल डायनेस्टीज थी, वो भी आ रही थी, सच एज राष्ट्रकूटास ऑफ द डेक्कन। तो डेक्कन के राष्ट्रकूटास थे जिन्होंने चोलास को हराया भी था, चालुक्यास थे आंध्र प्रदेश के, और जिनकी चोलास से काफ़ी ज़्यादा युद्ध भी हुआ, चोलास से काफ़ी बार युद्ध भी हुआ उनका। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द किंग विजयलिया, डिस्क्राइब्ड एज अ फ्यूडिटरी ऑफ द पल्लवास। तो विजयलिया के द्वारा ये जो डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी थी, ये फाउंड की गई थी, और ये क्या थी अपने आप में, ये जो विजयलिया थे ये अपना में एक फ्यूडिटरी थे पल्लवों के, यानी कि पल्लव जो डायनेस्टी चल रही थी उससे पहले उनके सामंत हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी नई डायनेस्टी चोला डायनेस्टी बनाई थी। तो चोला के अधीन अगर हम देखें तो चोल के अधीन जो समाज थे, जो समाज था वो कैसा था, उसके बारे में अगर हम देखें तो जो बिगेस्ट अचीवमेंट थी चोला डायनेस्टी की वो थी उसकी नेवल पावर, यानी कि जो उसकी नेवी की शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उस टाइम पे, अलाउइंग देम टू गो एज फार एज मलेशिया, मलेशिया तक जाते थे, एंड द सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया इन देयर कॉन्क्वेस्ट। तो चोला जो हैं वो युद्ध करते करते मलेशिया तक पहुंच जाते थे। द डोमिनेशन वाज सच दैट द बे ऑफ बंगाल वाज कन्वर्टेड इनटू अ चोला लेक फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक उनका डोमिनेशन, उनका जो प्रभुत्व था वो इतना रहा कि बे ऑफ बंगाल को चोला लेक कहा जाने लगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवल रिसोर्सेज मेड सेंस फॉर द चोलाज बिकॉज द पीरियड फ्रॉम 9 to 10th सेंचुरी वाज अ वायलेंट टाइम। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करना, नेवी मेंटेन करना चोलास के लिए ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के आसपास का जो समय था बहुत ज़्यादा वॉयलेंट टाइम था, यानी कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, वेयर किंगडम्स वुड गो टू वॉर विद ईच अदर फ्रिक्वेंटली, और उस टाइम पे जो किंगडम्स हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ युद्ध में रहते थे। द ग्रैंड बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर, इसको चोलाज ने बनाया था, वो लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडिया में उस समय की। राष्ट्रकूटाज हैड बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल इन महाराष्ट्र औरंगाबाद, लार्जेस्ट मोनोलिथ स्ट्रक्चर है जिसको कार्व किया गया था सिंगल रॉक से उस समय पे। नेक्स्ट आता है GS2 से अगर हम न्यूज़ देखें तो आ रही है कोलेजियम सिस्टम के ऊपर। तो गवर्नेंस से न्यूज़ है, जुडिशरी से रिलेटेड न्यूज़ है बेसिकली। तो एज़ पर कन्वेंशन गवर्नमेंट जो है वो CGI को लिखती है, जो आउटगोइंग CGI होते हैं उनको लिखते हैं बिफोर इज रिटायरमेंट, एंड द CGI रिकमेंड्स द नेम ऑफ द मोस्ट सीनियर जज एज द सक्सेसर। तो रिटायरमेंट से पहले CGI को सरकार लिखती है कि भाई आप जो आपका नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी होगा, यानी कि नेक्स्ट जो आपका सक्सेसर होगा वो कौन होगा, उसका आप नाम भेजिए। वंस अ न्यू नेम इज रिकमेंडेड द इनकम्बेंट CGI यूजुअली रिफ्रेन्स फ्रॉम टेकिंग डिसीजंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और एक बार CGI नए CGI होने का जो नाम है किसी दूसरे पर्सन का उसको भेज देते हैं, तो अब जो प्रेजेंट में CGI होते हैं वो बचते हैं कि कोई भी जो लॉयर्स हैं, सॉरी जो भी जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट से बचें, यानी कि और दूसरे जजेस के अपॉइंटमेंट से वो बचें, ऐसा ना करें, क्योंकि जो नए CGI हैं अब वो इस सब काम को संभालेंगे। द कोलेजियम सिस्टम इज द वे बाय विच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। सिंपल सी बात है, अगर जिसको ये नहीं पता कि कोलेजियम सिस्टम क्या है तो वो ये जाने कि कोलेजियम सिस्टम एक वो तरीका है सुप्रीम कोर्ट में कि जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। द कोलेजियम सिस्टम इज नॉट रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोलेजियम सिस्टम का मेंशन संविधान के अंदर नहीं है। 3 जजेस केस हुए, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। फिर 3 जजों केस के जब ये हुए, एक 1982 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 1999 में हुआ, तब जाकर ये कोलेजियम सिस्टम निकल के आ पाया। तो यानी कि इट हैज़ इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो 3 बार जजेस के केस हुए हैं उससे जो कोलेजियम सिस्टम था वो निकल के आ पाया। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 मेंबर बॉडी होती है जिसमें CGI उसके मेंबर होते हैं, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो उसके मेंबर हैं। अब 5 लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं, विच इज़ हेडेड बाय द इनकम्बेंट CGI एंड कंप्राइजेज द 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। A high court collegium is led by the incumbent chief justice and 2 other senior most judges of that court। तो हाई कोर्ट में जो कोलेजियम होता है उसमें हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो होंगे, साथ में जो 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे उस हाई कोर्ट के, वहाँ का कोलेजियम वो बनाएंगे। बाय इट्स वेरी नेचर द कंपोजिशन ऑफ द कोलेजियम कीप्स चेंजिंग। तो कोलेजियम का जो
जो स्ट्रेंथ है, कंपोजिशन है, वो चेंज होता रहता है। जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले आप जो भी पर्सन नीचे से स्टार्ट करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, सेशंस कोर्ट में जाए, तो उसके लिए जो भी स्टेट में हैं आप, वहाँ की जो स्टेट का पीसीएस होगा, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, पीएससी होगा, वो वहाँ पे पीसीएस जे का एग्ज़ाम लेता है, पीसीएस जुडिशरी का एग्ज़ाम लेता है। तो पीसीएस जुडिशरी से जब आप जज बनते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज में डिस्ट्रिक्ट जज लगाया जा सकता है, या सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जज लगाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका प्रमोशन होता है तो आप हाई कोर्ट में आते हैं, और हाई कोर्ट के बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, या कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली बार से आपको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया गया हो। लेकिन ये सारा काम शुरू के डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज बनने के लिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा पीसीएसजे का, लेकिन उसके बाद अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। उसके लिए कोलेजियम सिस्टम ही आपका नाम रिकमेंड करती हैं कि इस पर्सन को हाई कोर्ट में जज लगाया जाए, या चीफ जस्टिस बनाया जाए हाई कोर्ट का, या इस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, या सीजीआई बनाया जाए। तो जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम, एंड द गवर्नमेंट हैज़ अ रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोलेजियम। और सरकार का रोल सिर्फ कहाँ पे आता है, जब कोलेजियम नाम बता देता है तो उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए सरकार का काम होता है। बाकी नहीं तो सरकार का इसमें कोई भी दखलंदाजी अभी तक नहीं है। नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट कोलेजियम रीच द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द सीजीआई एंड द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। अब देखिए, जो हाई कोर्ट कोलेजियम नाम रिकमेंड करेगा वो सरकार के पास तभी पहुंचेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम और सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है वो उसको रिकमेंडेशन दे देंगे, उसको मंजूरी दे देंगे। जब उन्होंने मंजूरी दी तभी सरकार के पास जाएगा। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस एंटायर प्रोसेस इज लिमिटेड टू गेटिंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द आईबी इफ अ लॉयर इज टू बी एलिवेटेड एज अ जज इन अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। और जो सरकार का रोल है वो यहाँ पे क्या है कि जब कोई नाम उनके पास आ जाता है तब वो उसकी इन्फॉर्मेशन आईबी से निकलवाते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से एक बार उसकी जांच पड़ताल करवाते हैं उस पर्सन की, और उसके बाद उसको जज लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शंस एंड सी क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग द कोलेजियम चॉइस। जो कोलेजियम की चॉइस होती है उस पर सरकार कभी कभी सवालिया निशान भी खड़ा कर सकती है, लेकिन अगर कोलेजियम ने वापस से उसी नाम को दोहराया तो अब सरकार को मानना पड़ेगा। कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व आउट ऑफ अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिनको जजेस केस कहा जाता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। कोलेजियम केम इनटू बीइंग थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द सुप्रीम कोर्ट मेड इन दीज जजेस केस। तो अब यानी कि इन जजों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने जो अलग अलग चीज़ें बताई हैं उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ही कोलेजियम सिस्टम बन के आ पाया है। तो अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो कोलेजियम सिस्टम की आलोचना भी करते हैं, इसका क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द सिस्टम इज़ नॉन ट्रांसपेरेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, यानी कि हमें ट्रांसपेरेंसी से ये नहीं पता कि अगर किसी पर्सन का नाम सजेस्ट किया गया है तो क्यों किया गया है, किसी पर्सन का नाम सजेस्ट नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफिशियल मैकेनिज्म और सेक्रेटेरिएट, इसके लिए कोई ऑफिशियल मैकेनिज्म नहीं है, सचिवालय नहीं है। सिंपल से 5 लोग बैठेंगे कोलेजियम में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे 5 सीनियर मोस्ट, और वो डिसाइड कर लेंगे भाई किसको सुप्रीम कोर्ट में लाएं, किसको ट्रांसफ़र करें, किसको क्या करें। इट इज़ सीन एज अ क्लोज्ड डोर अफेयर, ये अपने आप में क्लोज्ड डोर अफेयर है विद नो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इवन द सिलेक्शन प्रोसीजर। कोई भी पब्लिक नॉलेज में नहीं रहता है कि हाउ एंड व्हेन अ कोलेजियम मीट्स, कि कब और कैसे एक कोलेजियम मिल रही है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। हाउ इट टेक्स इट्स डिसीजंस, वो अपने डिसीजन कैसे लेती है कोलेजियम, ये किसी को नहीं पता इसके बारे में। देयर आर नो ऑफिशियल मिनट्स ऑफ कोलेजियम प्रोसीडिंग्स, ऑफिशियली जब कोई भी मीटिंग्स होती हैं तो उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग निकलती हैं, यानी कि मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में जो हमारी जुडिशरी है वहाँ पे इतना ओपेक वे में काम हो रहा है, ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। अलग अलग लोगों का ये कहना है, जो अलग अलग क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनका ये कहना है। नेक्स्ट आता है, यूरोपियन यूनियन ने नया एक कानून बनाया है जिससे कि वो जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको रेगुलेट कर सके। तो यूरोपियन यूनियन हैज़ गिवन फाइनल अप्रूवल टू ऑनलाइन सेफ्टी फोकस्ड लेजिस्लेशन विच इज़ एन ओवरहॉल ऑफ द रीजन्स सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स रूल्स। तो यानी कि एक वापस से एक यूरोपीय संघ ने अगर हम देखें तो ऑनलाइन सुरक्षा केंद्रित कानून को अंतिम स्वीकृति दे दी है, यानी कि जो उस क्षेत्र का सोशल मीडिया है और ई कॉमर्स के जो नियम हैं उसमें बदलाव करेंगे।
कॉल्ड द डिजिटल सर्विसेज एक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि डिजिटल सर्विसेज एक्ट अभी लाया गया है, कौन लेके आया है इसको। तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो है यूरोपियन यूनियन लेके आया है। द लॉ टाइटली रेगुलेट्स द वे इंटरमीडियरीज, यानी कि अब जो इंटरमीडियरीज हैं यानी कि जो मध्यस्थ में हैं वो किस तरह से काम करेंगे, जिस तरह से जैसे कि गूगल है, मेटा है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से इनके फंक्शंस होंगे, उस चीज़ के लिए इसको लाया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल से न्यूज़ आ रही है। ग्लोबली अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर करिंस की जो सेंट्रिस्ट पार्टी थी उसने लाटविया के अंदर इलेक्शन जीते हैं। लाटविया की राजधानी क्या है वह मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और जो लाटविया है ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, किस महाद्वीप में आता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टियानिस कारिंस प्रो वेस्टर्न सेंट्रिस्ट पार्टी, उन्होंने इलेक्शन जीते हैं लाटविया में। वाइल पार्टी सपोर्टेड बाय द बाल्टिक स्टेट्स लार्ज रशियन स्पीकिंग माइनॉरिटी हैव सफर्ड मेजर सेटबैक्स, यानी कि और जो दूसरी पार्टी है जो रशियन स्पीकिंग माइनॉरिटी थी वो हार गई हैं और प्राइम मिनिस्टर करिंस की जो पार्टी थी वो जीत गई है। नेक्स्ट आता है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत जिसको डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन लीड कर रहा है, चला रहा है, उसका कहना ये है 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, यानी कि 10.2 करोड़ अगर हम ग्रामीण घर देखें या 53% एलिजिबल पॉपुलेशन देखें, उनके पास अब टैप वाटर का एक्सेस है, यानी कि नल से जल उनके यहाँ आ रहा है। दिस द गवर्नमेंट क्लेम्स इज़ अ 37 परसेंटेज पॉइंट राइज फ्रॉम 2019। तो ये 37% से अगर हम कहें तो 2019 से इंक्रीज़ हुआ है। 2019 में बहुत कम लोगों को पानी मिला करता था इस तरह से, अब 37% और लोग बढ़ा दिए गए। तो 53% लोग ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके यहाँ नल से जल आ रहा है। अब नल से जल करने की बात अगर हम कहें कि किसी के यहाँ फंक्शनल टैप है, यानी कि ऐसी टंकी है जहाँ से पानी आ रहा है, तो वो किसको कहेंगे हम? अगर उस घर में 55 लीटर पानी आ रहा है पर पर्सन पर डे के हिसाब से, मान के चलते हैं अगर वहाँ पे 2 आदमी रहते हैं उस घर के अंदर, तो उस घर में एक दिन में 110 लीटर पानी आना चाहिए, तो हम मानेंगे कि वो जो घर है उसमें एक फंक्शनल टैप है। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ देखें। सबसे पहले तो मेडिसिन का नोबेल मिला है स्वांते पाबो को। तो नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन 3 अक्टूबर को अवार्ड किया गया था स्वीडिश एकेडमिक स्वांते पाबो फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो उन्होंने जो डिस्कवरी करी है, किस चीज़ के ऊपर डिस्कवरी करी है? जो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स हो चुके हैं, यानी कि इंसानों जैसे जो इंसानों के पूर्वज हुआ करते थे वो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं धरती से, तो उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की है। थ्रू हिज पायनियरिंग रिसर्च स्वांते अकम्प्लिश्ड समथिंग सीमिंगली इम्पॉसिबल। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खोजी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करी हैं जो माना जा सकता था कि अब तक इम्पॉसिबल थी। सिक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ द नींडरथल, उन्होंने क्या कर दिया, जो नींडरथल था उसका जीनोम उन्होंने सीक्वेंस कर दिया है। नींडरथल कौन है? एक एक्सटिंक्ट रिलेटिव है ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमंस, यानी कि जो आज का ह्यूमन है, आज के इंसान हैं जो हम धरती पे विचरण कर रहे हैं, तो हमारे एक्सटिंक्ट रिलेटिव है, यानी कि हमारा ऐसा एक रिलेटिव था जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि अब धरती पे प्रेजेंट नहीं है, उसको हम नींडरथल बोलते थे। ही ऑल्सो मेड दी सेंसेशनल डिस्कवरी ऑफ अ प्रीवियसली अननोन होमिनिन डेनिसोवान। तो डेनिसोवान का एक बार डेनिसोवान 2020 के अगर हम यूपीएससी देखें तो उसमें ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी में डेनिसोवान क्या होता है। होमिनिन्स रेफर्स टू द न्यू एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ एप्स दैट आर बिलीव्ड टू बी रिलेटेड टू मॉडर्न ह्यूमंस। तो होमिनिन्स जो हैं वो क्या हैं? नाउ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, यानी कि एप्स के, यानी कि जो एप अगर हम देखें तो बंदरों की अगर हम एक प्रजाति देखें, वानर की प्रजाति देखें, तो उसमें से एक एक्सटिंक्ट एप्स हैं, यानी कि जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, दैट आर बिलीव टू बी रिलेटेड टू मॉडर्न ह्यूमंस एज वेल एज मॉडर्न ह्यूमंस देमसेल्व्स। स्वांते एस्टेब्लिश्ड एन एंटायरली न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन कॉल्ड पैलियोजीनोमिक्स। तो उन्होंने पैलियोजीनोमिक्स बना दिया है। पैलियोजीनोमिक्स सिंपल सी बात है, जीनोमिक्स होता है या जीनोम हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं जो चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब पैलियो का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि जो चीज़ें आज से कई हज़ारों साल पहले हुआ करती थी उनकी अगर हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो इसलिए पैलियोजीनोमिक्स कह दिया गया उसको। जो फोकस करेगा डीएनए को स्टडी करने में और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में किनका, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं थ्रू रिकंस्ट्रक्शन। एंड पाबोज डिस्कवरी हैव एस्टेब्लिश्ड अ यूनिक रिसोर्स which is utilized extensively by the scientific community to better understand human evolution और migration। नेक्स्ट आता है मेडिसिन के बाद फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ अगर हम देखें तो नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इज़ बीइंग शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। तो 3 साइंटिस्ट्स को मिला है। कौन कौन है? एलेन आस्पेक्ट हैं
जॉन एफ क्लॉजर हैं और एंटन ज़ीलिंगर हैं फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स पे उन्होंने काम किया है। तीनों को अवार्ड जो मिला है वो मिला है फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंगल्ड फोटोन्स, इस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज़ एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो यानी कि उन्होंने फोटोन्स के ऊपर, बेल इनइक्वालिटीज़ के ऊपर और जो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस है उसके ऊपर उन्होंने डिस्कवरी करी है। तो इन तीन लोगों को, एलेन आस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लॉजर को और एंटन ज़ीलिंगर को क्वांटम मैकेनिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये ध्यान रखना है कि नोबेल प्राइज़ जो है फिज़िक्स के लिए वो किस किस को मिला है, और उसके बाद आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर, यानी कौन सा उन्होंने काम किया है जिस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। एलेन आस्पेक्ट जो अपने आप में 75 साल के हैं, वो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी पेरिस सैसले में और इकॉल पॉलीटेक्निक में। फिर जो जॉन एफ क्लॉजर हैं वो 79 के हैं, वो एक रिसर्च फिजिसिस्ट हैं JF क्लॉजर एंड एसोसिएशन USA, यानी उन्होंने खुद की ही अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है। और जो एंटन ज़ीलिंगर हैं वो 75 ईयर्स के हैं और ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया में। फिर इनका काम और उनकी सिग्निफिकेंस देखें। द थ्री कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन समथिंग कॉल्ड एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स, यानी उन्होंने तीनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया किस चीज़ के ऊपर, एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स में, जहाँ पे दो सेपरेट पार्टिकल्स बिहेव करते हैं कि जैसे वे दोनों एक हो, सिंगल यूनिट हो। देयर पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट्स विल हैव इम्प्लीकेशंस इन द फील्ड्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। तो अब कहाँ कहाँ पे उसका प्रभाव पड़ेगा इनके एक्सपेरिमेंट्स का, क्वांटम कंप्यूटर्स में, क्वांटम नेटवर्क में, क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में। तो क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्वांटम मैकेनिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर रेगुलर कंप्यूटर्स, यानी कि जो हमारे नॉर्मली रेगुलर कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली जो अवेलेबल, कमर्शियली अवेलेबल जो कंप्यूटर्स हैं, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स काम कर पाएँ, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर पाएँ। तो उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स को ही हमें यूज़ में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डेंगू फीवर की। अगर हम बात करें तो डेंगू इन्फेक्शंस जो हैं एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट सीरोटाइप्स के वजह से होते हैं, जैसे डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। पहले डेंगू जो होता था एक नॉर्मल डेंगू था, लेकिन इस टाइम पे जो डेंगू की बीमारी है ये बहुत अजीब सी हो रही है। इसमें जॉइंट्स पेन लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हेमोरेजिक फीवर हो रहा है, फेटल फॉर्म ऑफ डेंगू फीवर है, यानी कि इसमें किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, जहाँ पे पेशेंट को एक शॉक सा लगता है एंड द पेशेंट ऑफन हैज़ लीवर डिसफंक्शन, उसका लीवर भी ख़राब हो जाता है, लो BP हो जाता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी कि उसके कई सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो फेल होने लगते हैं। अब बात आती है कि हम किस तरह से जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है, यानी कि जानवर, यानी कि जो मच्छर है, मच्छर का जो प्रजनन हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो मानसून सीजन के दौरान देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर कलेक्टेड इन द हाउसेस। तो घरों में, अलग अलग शहर के, गांव के अलग अलग हिस्सों में जो ताज़ा पानी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर इस पानी में ये जो मच्छर है यहाँ पे ये प्रजनन करते हैं। अर्बन एरियाज जैसे कि टायर्स में, बाल्टियों में, टेरेसेस पे जो पड़ी रहती हैं, फ्लावर पॉट्स में, डिस्कार्डेड कंटेनर्स, पानी के कूलर्स हैं, वाटर स्टैंडर्ड ऑन दी रोड लेट्स टू द ब्रीडिंग ऑफ एडीज़ मॉस्किटो। तो एडीज़ मॉस्किटो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रजनन बहुत ज़्यादा करता है इसमें, और इसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे मच्छर पैदा होते हैं और वो फिर बीमारियाँ फैलाते हैं। नेक्स्ट आता है तेलंगाना को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का अवार्ड मिला है। तो रैंक फर्स्ट आई है तेलंगाना की गांव के क्षेत्रों में, कि गांव में जो स्वच्छता है उसके लिए जो अवार्ड मिला है वो तेलंगाना को मिला है सबसे ज़्यादा। और अगर हम देखें तो इंदौर था शहरी क्षेत्रों में। अर्बन लोकल बॉडी की अगर हम बात करें तो अर्बन लोकल बॉडी में सबसे सुंदर जो शहर माना गया है वो इंदौर को माना गया है। लगातार 6 सालों से वो नंबर 1 पे आ रहा है। विच लुकड इनटू द सैनिटेशन स्टेटस ऑफ रूरल एरियाज आफ्टर तेलंगाना, हरियाणा वाज प्लेस्ड सेकंड फॉलोड बाय तमिलनाडु इन द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी। तो बड़े स्टेट्स की कैटेगरी में तेलंगाना नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे हरियाणा है, नंबर 3 पे तमिलनाडु है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड रैंक्स स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अटेंड ऑन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पैरामीटर्स। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसके तहत कैसे स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया जा रहा है। पैरामीटर्स एंड एंगेजमेंट ऑफ द रूरल कम्युनिटी इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सैनिटेशन स्टेटस अमंग स्मॉलर स्टेट्स। छोटे स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज में देखें तो अंडमान निकोबार की फर्स्ट पोजीशन आई है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और सिक्किम उसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे आए हैं। यानी कि दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव तो सेकंड नंबर पे हो गया है और सिक्किम जो है वो थर्ड नंबर पे हो गया है।
नेक्स्ट आता है फॉलिंग रूपी। अगर हम बात करें तो रूपी जैसे गिरता जा रहा है, तो अगर उसमें देखें तो रूपी इज़ फॉलिंग ऑन अकाउंट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब देखिए रूपी जो है वो 2 वजह से गिर रहा है। पहला तो है करंट अकाउंट डेफिसिट का वाइडन होना, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, यानी कि जो आयात है वो तो ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो इस वजह से जो रुपी है वो गिरता जा रहा है। दूसरा है तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से। यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से जो तेल के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो तेल के दाम बढ़ेंगे तो भारत से रुपया बाहर ज़्यादा जाएगा, ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी। सेकेंड इज़ कैपिटल आउटफ्लो, कि पैसा तेज़ी से भारत के मार्केट से निकल रहा है और यूएसए के मार्केट में लग रहा है, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था, एफपीआई था, वो भारत से निकलता जा रहा है। सुजलोन एनर्जी के फाउंडर, कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं कि सुजलोन एनर्जी के फाउंडर जो थे तुलसी तांती, इनकी डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट से। इनको भारत का विंडमैन भी कहा जाता था और 64 की एज में ये इनकी डेथ हो गई है। तो सुजलोन एनर्जी की फाउंडर तुलसी तांती को क्या कहा जाता था? विंडमैन। बस ये आपको पता होना चाहिए। 30 सितंबर को आशा पारेख जो है लेटेस्ट रेसिपिएंट हो गई हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, और उनके रिलेटेड कुछ सवाल हैं वो देखते हैं। इनॉग्रल विनर कौन थे इस अवार्ड के, जो 1969 में दिया गया था 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में? देविका रानी जो थी वो ये थी। अपार्ट फ्रॉम द ऑनर साइटेशन व्हाट डू द विनर्स गेट एज पार्ट ऑफ द अवार्ड? तो एक तो ऑनर साइटेशन मिलता ही है दादा साहेब फाल्के अवार्ड में, साथ ही साथ और क्या मिलता है? एक स्वर्ण कमल मिलता है यानी गोल्डन लोटस मेडेलियन मिलता है, एक शॉल मिलती है और 10 लाख का कैश प्राइज मिलता है। 1987 में अगर हम देखें तो 1987 में एक हिस्ट्री क्रिएट की गई when the progeny of the 1971 winner was honored with the same award, यानी कि 1971 में जिसको अवार्ड मिला था उसके बेटे को ही, यानी कि उनके प्रोजेनी को ही, उनकी संतान को ही 1987 में अवार्ड दिया गया। तो दोनों का नाम क्या है? दोनों का नाम है पृथ्वीराज कपूर और उनके बेटे हैं राज कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 4 सेट्स ऑफ सिबलिंग्स इंक्लूडिंग 2 सिस्टर्स हैव रिसीव्ड द अवार्ड, यानी कि भाई बहनों में अगर हम देखें तो 2 बहनों को सेम अवार्ड मिल चुका है। तो वे 2 महिलाएं कौन हैं? एक को अवार्ड 1989 में मिला, एक अवार्ड 2000 में मिला। तो एक को लता मंगेशकर हैं जो अब नहीं रही हैं दुनिया में, और एक आशा भोसले हैं। 2017 अवार्ड वॉज गिवन पोस्टह्यूमसली फॉर ओनली द सेकेंड टाइम, यानी दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि 2017 का अवार्ड जो दिया गया वो पोस्टह्यूमसली दिया गया, यानी कि मरणोपरांत दिया गया इन द हिस्ट्री ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो विनर कौन थे और कौन से ऐसे अवार्डी थे? तो वो थे पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आशा पारेख इज वन ऑफ द 7 विमेन टू बी कन्फर्ड द अवार्ड। तो 7 विमेन में से एक विमेन है आशा पारेख जिनको अवार्ड मिला है। 1973 विनर वाज बोर्न रूबी मायर्स हु वाज व्हाट वाज हर स्क्रीन नेम? उनका नाम था सुलोचना। और एक क्वेश्चन और आता है कि 1981 में एक फिल्म कंपोजर थे जिनको पहली बार फिल्म कंपोजर को फाल्के अवार्ड दिया गया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था नौशाद। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। बाकी और आप किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।